हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जॉन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए, इससे पहले हम लोग लॉज ऑफ मोशन के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर जो कि लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट शुरू करेंगे। बट उससे भी पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स के जो फार्मूले लगने हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया गया है कि वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब बोथ आर सिमिलर इक्वल टर्म्स। ठीक है, बोथ आर इक्वल टर्म्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। अब यहां पर हम लोग करना क्या है समझिएगा। जब भी यहां पे अगर मान लिया कह दिया जाए कि कोई, जैसे वर्क का फार्मूला क्या होता है, तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट एस। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहां से आ जाएगा एम जी एच। ठीक है, अगर किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने में वर्क डन की बात करें तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम इन सबको बराबर करके लिख सकते हैं, मीन्स टू से W इक्वल्स एफ एस इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एम जी एच इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो टर्म्स को बराबर कर सकते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। W इक्वल्स एफ एस, मतलब हम एफ एस के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर को कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल एम जी एच को कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हाफ के एक्स स्क्वायर को कर सकते हैं। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम किन्हीं दो टर्म्स को आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि समझिएगा, मान लीजिए कि जैसे ये सर्किल है। ठीक है, अब कोई बॉडी है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी, यहां पर कितनी होगी, यहां पर कितनी होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट, या कह सकते हैं पीक पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोवेस्ट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी बतानी है तो ये होता है अंडर रूट जी एल 3+2 कॉस थीटा। ये होती है किसी भी पॉइंट पर लाइट की स्पीड का फार्मूला, जो हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। और भी फार्मूले होते हैं लेकिन वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो यहाँ पे यूज होना है, जो भी फार्मूले यूज होने हैं वो मैंने बता दिया है और उन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg इज टाइड one end of a string, then other end of the string is tied to a small pivot on a vertical wall. Calculate the minimum speed of the body required at its lowermost point to avoid slacking of string at any point in its motion along the vertical circle of radius 1 meter। तो देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। यहां पर मान लिया कि ये वॉल है। ठीक है, ये यहां पे हमने मान लिया कि वॉल है। अब इसमें क्या हुआ है कि इससे हमने देखो, पाइवोट का मतलब होता है एक कील। तो यहां से एक कील
मान लीजिए ये कील है और यहां से एक धागे को बांधा गया है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जब हम मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे दें कि ये पूरा इस तरीके से वर्टिकल मोशन को परफॉर्म करे विदाउट स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये ढीला नहीं पड़ना चाहिए और इस ये पूरा राउंड कंप्लीट भी कर ले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितना 0.4 kg का यहाँ पे मास यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक। तो अभी हमने जस्ट बताया था कि अगर जैसे मान लिया कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेट्स सी कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर इसके लोवेस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड रहेगी ताकि ये पूरा इस तरीके से रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले विदाउट स्लैकिंग, मतलब इससे धागा जो है धागे में कहीं भी स्लैक्स यानी इसका टेंशन कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उस केस में देखिए जो मिनिमम वेलोसिटी यहां पर होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जो कि होते हैं √GL, ये उसी फार्मूले से आया है, ठीक है। अब अभी हमने कहा था कि किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है GL 3 + 2 cos थीटा, 3 + 2 cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा GL 3 + 2 cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे हमें बताना है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको हम कितनी तेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें ताकि ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √GL और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा √5GL। अब यहाँ पे जब हम लोग 5GL लिखेंगे तो 5 L क्या है, तो L इसका रेडियस है, L जो है वो इसका क्या है रेडियस है। G की वैल्यू 9.8, R की वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन है कितना 1, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा √49, दैट मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो हमें देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 7 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। अगर हम इतनी वेलोसिटी दे देंगे तो ये कंप्लीट राउंड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि when a steel wire is loaded with a weight of 3 kg, its length increases by 0.2 centimeter. Calculate the force constant and of the force of the wire and work done in stretching the wire। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब भी हम किसी स्प्रिंग को, सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक। आप एक स्प्रिंग को भी आप एग्जांपल ले सकते हो या फिर स्ट्रेच के केस में आप वायर का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो सपोज दैट अगर हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्स लगा करके, या स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं या फिर स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्स लगा करके, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा उसके लिए फार्मूला होता है F = kx। F क्या है रिक्वायर्ड फोर्स, ठीक है। K क्या है, तो K है फोर्स कांस्टेंट और X क्या है जितना इसको हमने कंप्रेस या फिर स्ट्रेच किया है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि एक स्टील वायर है जिसपे लोड किया है हमने 3 kg। अब इसकी लेंथ बढ़ जाती है 0.2 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट। हमें फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, फोर्स कांस्टेंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टील वायर बनाएंगे। देखिए ये हमने मान लिया कि ये एक सपोर्टिव बेस है और यहां से एक स्टील वायर इस तरीके से है। अब यहाँ पे हमने एक वेट लटका दिया कितने केजी का, 3 kg का, है ना। 3 kg का यहाँ पे कहा है, तो सिंपल सी बात है इस पे 3G नीचे वर्क कर रहा होगा। अब यानी इसको फोर्स कितना लग रहा है, अगर हम इसमें रिक्वायर्ड फोर्स की बात करें तो वो फोर्स है 3G। अगर हम G की वैल्यू 10 मान लें तो हो जाएगा 3 × 10 दैट इज 30 न्यूटन। इसका मतलब 30 न्यूटन के फोर्सेस को खींचा जा रहा है, ठीक है। अब उस केस में इसकी इंक्रीज लेंथ कितनी इंक्रीज होती है, तो वो है 0.2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। सो वी नो दैट F = kx, सो k इक्वल्स क्या आएगा
F अपॉन x। ठीक है, तो यहां से F कितना आ जाएगा, तो F आ जाएगा mg यानी 30 और x कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2। सो जब ये पॉइंट हटाएंगे यहां 0 आएगा, सो k इक्वल्स आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर, ये इसका फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि आप वर्क डन भी यहाँ पे बताओ कि कितना वर्क किया गया होगा। तो देखिए, जो भी हम वर्क करते हैं वही एज एनर्जी स्टोर भी होता है, तो यानी हम कह सकते हैं जो भी एनर्जी स्टोर का फार्मूला होगा वही क्या होगा, वर्क का होगा। ठीक है, अब इससे पहले अभी हमने बताया था कि हम सबको इक्वल प्रूव कर सकते, मतलब इक्वल रख सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला रखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो हाफ के की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है 0.2 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 0.04 10 टू द पावर -4। तो इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1.5 इंटू, जब हम इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 0.02 0.02। सो यहां से आंसर आ जाएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.030 दिस जूल, यानी कह सकते हैं 0.03 जूल, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या किया गया, हमने यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट निकाल लिया और उसके बाद हमें वर्क डन निकालना था, तो हमने ये वाला फार्मूला रख दिया। और यही सेम थिंग हम लोग स्प्रिंग के लिए भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है ए मोटर ऑफ पावर 10 किलोवाट इज यूज्ड टू पंप वाटर फ्रॉम अ वेल 20 मीटर डीप। कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ द मोटर इफ इट पंप्स 2400 kg ऑफ वाटर एवरी मिनट। तो देखिए, यहां पे हमें बताना है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो पावर इनपुट तो यहां गिवन है, पावर इनपुट जो है वो है 10,000 वाट। ठीक है, क्योंकि 10 किलो वाट है यहाँ पे, तो 10,000 वाट ये पावर इनपुट है। अब यहाँ पे हम पावर आउटपुट निकालेंगे। पावर आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो पावर आउटपुट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, पावर इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी। W की जगह पे क्या रखेंगे, तो W की जगह पे रखेंगे mgh, क्योंकि वो किस चीज में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है पानी को ऊपर लाने में। ठीक है, तो mgh, और t की जगह पे क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है एवरी मिनट, इसका मतलब 60 सेकेंड। सो m कितना है, तो m है 24 kg, 2400 kg। g की वैल्यू हम 10 कंसिडर करेंगे। h की वैल्यू कितना है, तो h की वैल्यू कितना गहरा कुआं है 20 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे 20 रखेंगे अपॉन में 60। तो इससे ये कैंसिल आउट 40 टाइम्स। सो फाइनली यहां पे आ जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 8000 वाट। ये आ गया P आउटपुट। ठीक है, 8000 वाट ये क्या आ जाएगा, P आउटपुट। तो अभी इफिशियंसी का फार्मूला क्या बताया गया है, इफिशियंसी इक्वल टू P आउटपुट दैट इज 8000 अपॉन P इनपुट दैट इज 10,000। अगर हमें इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 भी करेंगे, तो यहाँ पे इंटू 100 कर देते हैं, तो इससे 20 से 20 कैंसिल आउट और ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट। तो इफिशियंसी जो आई है वो आई है 80%। जो इफिशियंसी आई है वो आई है 80%। तो दिस विल बी द आंसर। क्या किया गया है, इफिशियंसी निकालने के लिए पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100। पावर इनपुट गिवन था दैट इज 10 किलोवाट। पावर आउटपुट निकालने के लिए हम ये निकाल लेंगे कि उसने कितना वर्क किया, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा mgh अपॉन टाइम दैट इज 60। सॉल्व करके पावर आउटपुट आया है 8000 वाट। तो यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आप इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट of 3.6 meter
strikes the horizontal surface, it rebounds from the horizontal surface to height h. Calculate h if the coefficient of restitution. इस वर्ड को बहुत ज्यादा समझने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली बताता है इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी टू द इनिशियल वेलोसिटी। मीन्स टू से, जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉल है, ठीक है, यहां पे हमने मान लिया ये कोई एक बॉल है। अब ये किसी सरफेस पे इस तरीके से रिबाउंड होता है, ठीक, यहां पे समझिए ध्यान से। हुआ क्या है, ये जो बॉल है ये नीचे आई, लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी v1 है, फिर यहां पे टकराई, टकराने के बाद ये मान लिया v2 वेलोसिटी से गया, तो उस केस में जो रेस्टिट्यूशन बनता है वो बनता है v2 अपॉन v1। तो वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.6। अगर e की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब e की वैल्यू अगर सपोज दैट 1 रख दें, इसका मतलब ये हुआ कि v2 और v1 बराबर है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसमें ये कहा गया है कि अब ये कितनी हाइट तक जाएगा, मतलब इसका रेस्टिट्यूशन कितना है, 0.6। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहां पर हमें ये मालूम है कि जब यहां पे ये बॉल रहा होगा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी m, लेट मी चेंज द कलर। तो जब ये यहां पे रहा होगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा वो रहा होगा mgh। जब ये नीचे आया होगा तो इसका जो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी वो रही होगी हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए यहां से m कैंसिल आउट, तो बताइए v1 इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट 2gh1, 2gh, ठीक है, 2gh ये इसकी वेलोसिटी है जब ये इससे टकराएगा। टकराने के बाद अब यहां से अगर हम v2 निकालें, इस अगर फार्मूले से हम लोग v2 निकालें तो v2 निकल के आएगा ev1, इसका मतलब 0.6 अंडर रूट 2gh1, अंडर रूट 2gh1। तो यहां पर अब v2 निकल आया, अब v2 इसका मतलब इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो अब उस केस में जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऊपर जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो वही h यहाँ पे हमें बताना है। तो लेट्स से कि वो h डैश है अभी के लिए, तो यहाँ ये किसके बराबर होगा, हाफ mv2 स्क्वायर, ठीक। तो m से m कैंसिल आउट, gh डैश इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यहाँ पे ये v2 है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36 इंटू 2gh, ठीक है। तो बताइए 2 से 2 कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, सो फाइनली h डैश इक्वल टू क्या आया, तो h डैश इक्वल टू आया 0.36 इंटू h, तो यहां से आया 0.36 और h का मतलब हो गया कितना, 3.6। तो 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296 और कितने डिजिट पॉइंट, 3 डिजिट बाद पॉइंट, इसका मतलब ये 1.296 मीटर तक अब जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जब ये टॉप पॉइंट पे था तो इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हमने इस वाली लाइन को लिखा और यहां से v1 की वैल्यू निकाली। अब जब ये टकराएगा तो टकराने में इसकी कुछ वेलोसिटी का लॉस होगा, तो जो v2 होगा वो होगा ev1 के बराबर इस फार्मूले से। तो यहां से हमने v2 निकाल लिया। अब जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रही होगी, काइनेटिक एनर्जी, अब वो मान लो यहां तक पहुंचा है तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर दिया, देन सॉल्व इट, तो आंसर आ गया 1.296 मीटर। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। ये क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब कुछ समथिंग कुछ न्यू है। देखिए क्या कह रहा है, ए बॉल स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ
हॉरिजेंटल फ्लोर, ठीक है, एट एन एंगल अल्फा विद द नॉर्मल, एट एन एंगल अल्फा, क्लियर है, to the normal to the surface, and after rebound from the floor the ball moves at an angle beta with the normal. तो कह रहे हैं find the relation between alpha and beta if coefficient of elasticity is E. यही आप restitution, इसको आप restitution भी मान सकते हैं कि ये coefficient of restitution है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको पहले हम प्रॉपर डायग्राम बना के बता रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये एक सरफेस है और सरफेस का ये एक नॉर्मल है, ठीक, सरफेस का ये नॉर्मल है। अब कोई लाइट या सॉरी कोई बॉल इस तरीके से आता है और इस तरीके से यहाँ पे ये टकरा गया और इसके बाद इस तरीके से वो चला जाता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, ठीक है। ये एंगल क्या है, अल्फा, और ये एंगल है बीटा। तो देखिए अब इसके लिए करेंगे क्या, समझिए। मान लीजिए जैसे ये बॉल है और ये बॉल टकरा के इधर ऐसे चली गई, ठीक है, यहां पे चली गई। देखिए जब ये बॉल इससे टकराई होगी तो इसका कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सपोज दैट ये वेलोसिटी v1 है और फिर टकरा के ये इधर की तरफ गई, वेलोसिटी लेट्स से v2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर की तरफ जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा, देखिए ये बेस है, ये एंगल अल्फा है, तो इधर की तरफ क्या बनेगा, v1 cos अल्फा, और इधर की तरफ क्या बनेगा, v1 sin अल्फा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v2 sin बीटा, और ऊपर की तरफ जो बनेगा वो बनेगा v2 sin बीटा, सॉरी cos बीटा, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा cos, यहां पे आ जाएगा cos बीटा, ठीक। अब अगर हम यहां पे बात करें तो समझिएगा ध्यान से, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई का जो इफेक्ट पड़ता है वो केवल पड़ता है उसके वर्टिकल कंपोनेंट पर। यानी यहां पर v1 sin अल्फा ये इक्वल टू होगा v2 sin बीटा के। उसके बाद यहां पे जो v1 cos अल्फा होगा ये इक्वल टू होगा e टाइम्स v2 cos बीटा के, v2 cos बीटा के, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। यहाँ पे जो v1 cos अल्फा होगा ये इक्वल टू होगा v2 ev2 cos बीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो v1 से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू e टाइम्स, सॉरी 1 अपॉन e टाइम्स, यहां पे होगा, यहां पे 1 अपॉन e टाइम्स tan बीटा। ये हो जाएगा आंसर। मतलब यही इसमें कहा गया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्या किया गया फिर से समझ लीजिए, ये बॉल आया, यहां टकराया, टकराने के बाद बीटा एंगल से चला गया, अल्फा एंगल पे आके इंसिडेंट हुआ था, तो इसके हमने कंपोनेंट्स डिवाइड कर लिए। ये हो गया साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बनेगा तो साइन बनेगा, और ये बेस है तो बेस क्या होता है कॉस, तो v1 cos अल्फा। जब टकरा के ये v2 वेलोसिटी से गया तो ये बनेगा v2 sin बीटा और ये v2 cos बीटा। क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो यहां से हमें अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन पता चल गया। सो आई होप आपको कुछ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।